जो लोग उर्दू सबके लिए चैनल से जुड़े हैं, मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और मैंने जो सबक डाले हैं उसमें उसको पुनरावृत्ति यानी सबक को दोहराना मुनासिब समझता हूँ। मैं कुछ बातें, कुछ सवालात आपसे करूँगा और आप दिल ही दिल में उसका जवाब देंगे और फिर बोर्ड पर गौर करेंगे। अब तक मैंने उर्दू के अल्फ़ाबेट के बारे में बताया है कि उर्दू के अल्फ़ाबेट को हुरूफ तहज्जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हुरूफ तहज्जी। आपको मैंने बताया है कि उर्दू के हुरूफ तहज्जी कुल मिला के 50 होते हैं, जिसमें हुरूफ तहज्जी की 2 किस्में होती हैं, हुरूफ मुफरद और हुरूफ मरक्कब। याद होगा बच्चों, हुरूफ मुफरद किसे कहते हैं? हुरूफ मुफरद अलिफ से लेके और बड़ी हद तक के हुरूफ को हुरूफ मुफरद कहते हैं। और बे में जो चश्मे है मिलकर भ बनता है, तो भ से लेकर और न तक के हुरूफ को हुरूफ मरक्कब कहते हैं या हुरूफ मखलूत भी कहते हैं। तो इसको आप लोगों ने याद कर लिया होगा, लिखने का मशक कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं। तो अगर आपसे सवाल किया जाए कि हुरूफ मुफरद कितने होते हैं, तो उसका जवाब होगा 36। कितने होते हैं? 36। हुरूफ मुफरद कितने होते हैं? 36। अगर आपसे सवाल किया जाए कि हुरूफ मरक्कब कितने होते हैं, तो उसका जवाब होगा 14। हुरूफ मरक्कब कितने होते हैं? 14। यानी भ फ से लेकर न तक के अक्षर को या हरूफ को हुरूफ मरक्कब कहा जाता है। एक और चीज मैंने बताया था कि अगर आपसे सवाल किया जाए कि उर्दू के हुरूफ तहज्जी में जो 50 होते हैं, उनमें अरबी के कितने होते हैं, तो अरबी हरफों की तादाद 8 होती है। फारसी हर्फ की तादाद कितनी होती है? तो 1 होती है। जे यही एक हर्फ है जो फारसी से लिया गया है। तो इस तरह से आपसे अगर सवाल किया जाए कि हुरूफ तहज्जी कुल मिलाकर कितने होते हैं, तो उसका जवाब होगा 50। अगर आपसे सवाल किया जाए कि मुरक्कब हुरूफ कितने होते हैं, तो उसका जवाब होगा 14। अगर सवाल किया जाए कि हुरूफ मुफरद कितने होते हैं, तो उसका जवाब होगा 36। फिर मैंने यह भी बताया था, देखिए मैं पहले पढ़ाए गए सबक को दोहरा रहा हूं ताकि आपके ज़हन में बात बैठ जाए, और बार बार सुनने से, बार बार पढ़ने ही से याद होता है। तो मैंने ये बताया था मनकूत और गैर मनकूत के बारे में। मनकूत और गैर मनकूत। मनकूत का मतलब होता है नुक्ता वाले हुरूफ, यानी हुरूफ मुफरद में कुछ हुरूफ नुक्ता के साथ होते हैं, उनमें नुक्ता लगे होते हैं, और जिनमें नुक्ता नहीं लगे होते हैं उनको गैर मनकूत कहा जाता है। तो इसको भी आप ज़हन नशी कर लिए होंगे। अगर सवाल आपसे किया जाए कि हुरूफ मनकूत की तादाद कितनी होती है, तो इसका जवाब होगा 14। कितना होगा? 14। हुरूफ गैर मनकूत की तादाद कितनी होती है, इसका जवाब भी होगा 14। 14 और 14 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना होता है? 14 नहीं, सॉरी 18। ये 18 होते हैं। हुरूफ मुरक्कब 14 होते हैं। तो 18 को अगर हम जोड़ते हैं तो ये तादाद हो जाती है 36।
अब आइए मैं आपको पिछले सबक में एराब भी मैंने पढ़ाया था कि एराब किसे कहते हैं, ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। उर्दू में एराब का इस्तेमाल अगर ना हो तो लफ्ज़ ना बने। मैंने बताया था कि किसी हर्फ के ऊपर अगर तिरछी लकीर, छोटी सी तिरछी लकीर हो तो उसको ज़बर कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़बर कहते हैं। अगर किसी हर्फ के ऊपर अगर नीचे छोटी सी तिरछी लकीर हो तो इसको कहते हैं ज़ेर। क्या कहते हैं? ज़ेर। अगर किसी हर्फ के ऊपर इस तरह का निशान हो इसको कहते हैं पेश। क्या कहते हैं? पेश। पेश एक सीधा भी होता है और एक उल्टा पेश भी होता है। कहीं कहीं उल्टा पेश का भी इस्तेमाल होता है। एराब में एक और चीज आता है तशदीद, जिसकी शक्ल इस तरह से रहती है, इसको कहते हैं तशदीद। और जज्म का भी इस्तेमाल होता है, ये जज्म है। कहीं कहीं उर्दू के लफ्जों में जज्म भी आपको मिलेंगे, या जब ऊंचे क्लास की जो किताबें होती हैं या जब नस्र में कुछ लिखा जाता है या नज्म में लिखा जाता है तो हर लफ्ज पर ज़बर ज़ेर पेश लगा नहीं रहता है। वो पढ़ते पढ़ते बच्चों को ये इल्म हो जाता है कि इसको ज़बर पढ़ा जाएगा या ज़ेर पढ़ा जाएगा। बहुत ज़रूरी होने पर ज़बर ज़ेर का इस्तेमाल होता है, वरना अरबी बिना ज़ेर ज़बर और पेश के कोई लफ्ज नहीं होता है। अरबी में ख़ास तौर से ज़बर ज़ेर और पेश की, जज्म की अहमियत होती है। उर्दू में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे और लिखावट देखेंगे, उर्दू की तहरीर में ज़बर ज़ेर पेश का इस्तेमाल बहुत कम होता है। लेकिन चूंकि आपको बुनियादी तालीम दी जा रही है, इसलिए ज़बर ज़ेर के बारे में जानना और उसका इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है। आइए अब मैं उर्दू का एक लफ्ज होता है, लफ्ज नहीं हर्फ, हर्फ होता है वाव। ये वाव है। क्या है? वाव है। तो वाव जैसे कि हम हुरूफ तहज्जी में पढ़ते हैं, देखने में एक ही है, लेकिन वाव की 3 किस्में होती हैं। वाव ऐसे लिखा जाएगा। वाव की 3 किस्में होती हैं। 3 किस्में हैं। नंबर 1 वाव मारूफ। दूसरा होता है वाव मजहूल। और तीसरा होता है वाव मादूला। इसको एक बार हमारे साथ दोहरा लीजिए, चूंकि जरा मुश्किल है ये पढ़ना। इसको वाव की 3 किस्में होती हैं, वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूला। अब इसमें क्या फर्क है आपको ये समझना है। लिखा जाता है एक ही तरह से, लेकिन इनका इस्तेमाल अलग अलग होता है और इसको पढ़ा भी अलग अलग जाता है। तो जिस वाव के ऊपर अगर पेश लगा हो और उसको खींच कर पढ़ा जाए तो वो वाव मारूफ होता है। क्या होता है? वाव मारूफ। जैसे खे वाव पेश खो, और यहाँ ये तशदीद हम लगाते हैं तो ये हो गया खूब, यानी पेश को खींच कर पढ़ा जा रहा है। एक और चीज देखिए, या तो खूब ऐसे लिखा जाएगा और नहीं तो अगर इसके ऊपर उल्टा पेश लगाया जाए तो भी इसको खींच कर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। इसको पढ़ेंगे खूब। पता ये चल रहा है कि यहाँ वाव पर लगे हुए पेश को खींच कर पढ़ा जा रहा है।
हुर देखिए, अगर आपको हुर लिखना हो तो हे उल्टा पेश हु रे मौकूफ हुर हो गया। अगर दूर लिखना हो तो दाल वापिस दू रे माकूफ उल्टा पेश लगाएंगे, दाल वापिस दू रे माकूफ दूर। तो पता ये चला कि जिस वाव पर लगे हुए पेश को खींच कर पढ़ा जाए तो उसको वाव मारूफ कहते हैं। अब देखिए वाव मजहूल की मिसाल देखिए, जैसे लोग, यहां लाम में वाव मिला है और गाफ है तो ये हो गया लोग। अगर लिखा जाए जोर तो इसमें भी अगर पेश है तो इसको खींच कर नहीं पढ़ा जाएगा, इसको लोग पढ़ा जाएगा, इसको जोर पढ़ा जाएगा। फिर बोल भी अगर हम लिखते हैं पेश लगा है लेकिन इसको खींच कर नहीं पढ़ा जाएगा तो ये हो गया वाव मजहूल। क्या हो गया? वाव मजहूल। और एक वाव और भी होता है जिसको वाव मादूला कहते हैं, जो लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। वाव मादूला लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। जैसे हमने लिखा ख्वाब, वाव यहां लिखा गया है लेकिन इसको पढ़ा नहीं जाएगा। ख्वाब बहुत लोग पढ़ लेते हैं लेकिन सही इसका तलफ्फुज ख्वाब हुआ। फिर उसके बाद अगर ख्वाजा लिखना है, ख्वाजा तो वाव लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा हिज्जे में, ख्वाजा। फिर देखिए अगर खुद लिखना है, खुद, तो इसमें भी वाव के ऊपर पेश तो लगा है लेकिन खींच कर नहीं पढ़ा जा रहा है। खे के बाद हम सीधे दाल पर आ जाते हैं, इसको खुद पढ़ते हैं, इसलिए ये वाव मादूला है। तो मैं समझता हूं कि आप लोग वाव मारूफ, वाव मजहूल और वाव मादूला को ठीक से समझ गए होंगे। आप किताबों में देखिएगा इसका इस्तेमाल कैसे किया गया है, उसको पढ़िए और लिखने का मशक कीजिए तो उर्दू आपकी मजबूत होगी और आप ठीक ढंग से किताब पढ़ने लगिएगा और लिखने लगिएगा। आज बस इतना ही। और एक बात मैं बता दूं कि चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।